Okay, hello students. Okay, lesson number 1 है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पेज नंबर 5. ओके, पर जो पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है अपना, है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है 1.4 सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको स्किप कर देना. ठीक है, 1.4 एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, सो 1.5 देखते हैं हम लोग. वी विल स्टार्ट विद 1.5 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. इससे बेसिकली कुछ आएगा नहीं, बट ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है, इंट्रो पार्ट है उसका. ठीक है, और उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे. 1.6 हेनरी फेयल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, राइट, तो इसको पढ़ेंगे. पूरा नहीं होगा शायद, बट फिर भी 3 पॉइंट कवर करेंगे इसमें. ठीक है, ओके. 1.5 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. फाइन. थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का थियरी या फिर मैनेजमेंट का गाइडलाइन या फिर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, ये कुछ थिंकर्स ने हमको दिया है. उसमें से कुछ थिंकर्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि फेडरिक विंसलॉ टेलर, एल्टन मायो एंड हेनरी फेयल एक्सेट्रा. मतलब और भी है एक्चुअली, बट तुम्हारे बुक में सिर्फ दो ही लोग के पढ़ेंगे हम. वन इज फेडरिक विंसलॉ टेलर जो ये यहाँ पे है, और दूसरा है हेनरी फेयल जो यहाँ पे है. ठीक है, राइट. सो मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या है मैनेजमेंट थियरीज या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? सेट ऑफ जनरल रूल्स, जनरल गाइडलाइंस है. किसके लिए? मैनेजर्स के लिए. क्या करने के लिए? टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ये कुछ जनरल रूल्स है. ठीक है, राइट. सो वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स, तो ये थिंकर्स है. थिंकर मतलब क्या? विचारक, या फिर जो ऐसे लोग जो किसी एक चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उस चीज़ में. तो इन दोनों ने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है. किस पे? मैनेजमेंट पे. ठीक है, राइट. और उन्होंने अपना एक गाइडलाइंस दिया है, और ये पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, इसलिए हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं. वो गाइडलाइंस है, बट वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, इसलिए हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, राइट. सो उसको पढ़ने के पहले हेनरी फेयल के बारे में देखते हैं. हेनरी फेयल, वॉज हेनरी फेयल. हेनरी फेयल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक है. ठीक है, 1.6 का. हेनरी फेयल वॉज born ऑन 1841 एंड ही died इन द ईयर 1925. राइट, ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, मतलब वो एक माइनिंग इंजीनियर थे. माइनिंग मतलब खनन करना. ठीक है, मतलब ज़मीन को खोदना, उसमें से कुछ चीज़ें. बेसिकली ये कोल कंपनी में काम करते थे, कोयला. ठीक है. हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन टू द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, वो स्टार्टिंग में एक इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, और फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते होते ही बिकेम दी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर्स के हेड. ठीक है, मतलब बहुत टॉप लेवल पे जाके उन्होंने उस कंपनी में काम किया. राइट. और आफ्टर कंडक्टिंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने हमको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, 14 गाइडलाइंस. ठीक है, जो उन्होंने अपने बुक में, उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ये बुक है. इस बुक में ये 14 प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, तो एक एक करके ये 14 प्रिंसिपल्स, ये 14 गाइडलाइंस हम लोग पढ़ेंगे. फाइन. सो हु इज़ अ थिंकर? हेनरी फेयल. हेनरी फेयल. ठीक है, ये थिंकर है. 14 प्रिंसिपल्स, अगर क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो स्टार्ट में हेनरी फेयल के बारे में थोड़ा सा लिखना है. ठीक है. ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल थॉट ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उनके कुछ कंट्रीब्यूशन की वजह से, योगदान की वजह से मैनेजमेंट में, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं. राइट. सो ही सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स, जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के लिए काम आएगा बिजनेस के अंदर. ठीक है.
तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल का 14 प्रिंसिपल्स है, जिसको मैंने एक स्मार्ट कोड में अरेंज किया है। टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा उसका क्रम नहीं है, सीरीज नहीं है, ठीक है, कुछ और सीरीज में मतलब सीरियल वाइज दिया है, बट मैंने उसको एक स्मार्ट कोड में उसको रीअरेंज किया है। स्मार्ट कोड का नाम क्या है? रीडिस्कस्ड एओ, AUO, ठीक है, रीडिस्कस्ड AUO। आर से प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ई से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, डी से प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, आई से इनिशिएटिव, एस से स्केलर चेंज, सी से सेंट्रलाइजेशन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऐसे करके 14 प्रिंसिपल स्मार्ट कोड के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। स्मार्ट कोड क्यों है? आपको क्वेश्चन को याद रखने के लिए कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं और उसको कैसे याद रखेंगे। एक बार पॉइंट्स याद हो जाएंगे, उसका उसका मीनिंग मालूम है क्या है, तो आप आंसर को इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, बट उस पॉइंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, या फिर फर्स्ट गाइडलाइंस जो उन्होंने दिया है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क काम, टास्क, डिवीजन मतलब क्या? उसको बांटना। उन्होंने ये बोला है कि काम को बांटो, काम को डिवाइड करो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ठीक है, मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करो। कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें काम को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब क्या? जहाँ पे टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे कुछ बनाना है, कुछ प्रोडक्शन करना है किसी किसी गुड्स का, राइट। फाइनेंशियल काम, जहाँ पे पैसे का काम होता है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है। कमर्शियल मतलब कि वहाँ पे उसको सेल करना है, उसका उसका मार्केटिंग करना है, एक्सेट्रा। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, सिक्योरिटी ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी, मतलब आप आजकल कंप्यूटर्स में काम हो रहा है, तो उसका जो जिसका जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो डेटा है उसको सिक्योर करना, ठीक है। अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है, अकाउंटिंग का काम होगा, मैनेजमेंट का काम होगा। तो सारे काम, जो भी काम है उसको बांटो। बांटने से क्या होता है? इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉयज एज पर द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। अब आपने वो काम को बांट दिया, जिस काम में जिस अभी डिपार्टमेंट में हम लोग बांटते हैं, डिपार्टमेंट ऐसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो भी है, उस डिपार्टमेंट में हमने डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद में उसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे जो पर्सन उस काम को जानता है या फिर उसमें उसका एक्सपीरियंस है या फिर उसने उसमें पढ़ाई की है, तो हम उसके हिसाब से उनको हम काम दे सकते हैं एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। जिस एम्प्लॉय का, जो आदमी पर्सन का जिस तरह से उसके पास क्वालिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, एजुकेशन है, उसके हिसाब से उसको काम देंगे। जब तक हम बांटेंगे नहीं, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा काम किसको देना है? आपको पता ही नहीं कि कौन सा काम कहाँ पे होता है। इसलिए काम को पहले डिवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डिवाइड करने के बाद में क्या क्या हो सकता है, जो अच्छी बात है, सबसे टॉप में इम्पॉर्टेंट क्या है कि एम्प्लॉयज़ को उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से काम दे सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, उससे अगर एक आदमी को अपने क्वालिटी के हिसाब से काम देंगे तो उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है, एक्सपर्ट, और एफिशिएंट बन जाता है। एफिशिएंट मतलब क्या होता है? कम से कम टाइम में ज़्यादा काम करना और अच्छी क्वालिटी भी देना साथ में, ठीक है। वो क्यों होगा? क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसको आता है या फिर उसने उसमें पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस होगा शायद उसमें, राइट। फाइन। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिवीजन ऑफ वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एक काम को अगर आप बांटते हैं तो उस काम में वो जो काम जो पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है वो रोज़ वही काम करेगा, और जब एक पर्सन वही काम रोज करता है तो वो उसमें क्या बन जाता है? परफेक्ट या फिर एक्सपर्ट बन जाता है। व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्मिंग ए टास्क अगेन एंड अगेन, वो बार बार रोज वही कर रहा है, उसको एक ही काम दिया है आपने, वो बार बार वो रोज वही कर रहा है, तो उस काम में क्या बन जाएगा? परफेक्ट एक्सपर्ट बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग अकाउंट्स में बहुत
इंटरेस्ट रखते हैं बुक कीपिंग में, और ज़्यादातर कॉमर्स के बच्चे फिर अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंटिंग का जॉब करते हैं, राइट। तो अगर इमेजिन करो कि आप रोज़ अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद में परफेक्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आप बिजनेस के सारे काम करते हो तो आपको सही से कुछ भी नहीं आएगा, सब में से थोड़ा थोड़ा आएगा, बट एक्सपर्ट आप किस में भी नहीं रहोगे। बट अगर आप एक काम रोज करते हो, सेम काम रोज कर रहे हो, तो आप उसमें क्या बन जाओगे, परफेक्ट एक्सपर्ट बन जाओगे। आप उसमें बन जाओगे स्पेशलाइज्ड, एक्सपर्ट बन जाओगे। आप एफिशिएंटली काम करोगे। एफिशिएंटली मतलब क्या होता है, आप कम से कम समय में ज़्यादा काम करोगे, बिकॉज आपको पता चल गया है कि काम कैसे करना है, तो आप अभी फास्ट काम करोगे बहुत, राइट। और इससे वेस्टेज कम होगा रिसोर्सेज का, राइट। एक एग्जांपल लेंगे, आपको मालूम और पड़ेगा इसमें मतलब इसका क्या होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो ये बैग मेकिंग फैक्ट्री है, जो पहले भी मैंने एग्जांपल लिया था, मालूम है, बैग मेकिंग फैक्ट्री का। हाँ, अगर वो याद नहीं है तो व्हाट इज रिसोर्सेज का वो वीडियो देखो, उसमें आपको मालूम पड़ेगा, राइट। बैग मेकिंग फैक्ट्री है, उसमें काम बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक काम है, राइट। तो हमने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क किया है, राइट। एक आदमी कटिंग करेगा, एक आदमी स्टिचिंग करेगा, एक आदमी डिजाइनिंग करेगा और दूसरा आदमी पैकिंग करेगा, राइट। तो सबको हमने काम को बांट के दिया है। और जैसे ही ये अभी फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है जो सिर्फ कटिंग ही कर रहा है, रॉ मटेरियल कटिंग, जो कपड़ा है वो कटिंग कर रहा है, राइट। उसका काम ही वही है, कट करना कपड़े को। तो रोज वही काम करने की वजह से वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्सपर्ट, वो अपने काम में हो जाएगा स्पेशलाइज्ड, है ना, राइट। और वो अपने काम में एफिशिएंट भी बन जाएगा। एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा वो, और लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट होगा। अगर वो कटिंग रोज का उसका वही काम है, तो वो जो कपड़ा है उसका कम वेस्टेज होगा। समझो सब काम कर रहा है, ठीक है, वो कटिंग में भी थोड़ा बहुत उसने गलती कर लिया कपड़े की कटिंग में, राइट। तो कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, तो एट द एंड वो जो रिसोर्स वेस्ट हो गया, मतलब क्या, आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो वो नहीं होगा अगर वर्क को आप डिवाइड करेंगे तो, राइट। सो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम को बांटना इंपॉर्टेंट है, काम को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हैं तो काम में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। अगर स्पेशलाइजेशन आएगा तो बिजनेस को ही अच्छा है, हर काम परफेक्टली होगा, राइट। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी। एक मैनेजर को कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ जिम्मेदारी मिलती है, राइट। अभी उसका इंग्लिश में देखते हैं मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस। किसी भी समझो मैनेजर है, उसको हम कुछ अधिकार देते हैं कि देखो मैनेजर सर, आप अपने हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। ऑब्लिगेशन, वो बाध्य है उस काम को करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी है काम को करने के लिए टाइम पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बैलेंस वे में होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजर, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा के लेना, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट मतलब क्या, आप मैनेजर के जो अंडर में जो लोग काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। जो अपने नीचे अंडर में जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में क्या बोला है, अधिकार और जिम्मेदारी, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बैलेंस वे में होनी ज़रूरी है, ठीक है, राइट। अगर आपने उसको कुछ अथॉरिटी दिया है काम करने का, तो उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो काम ख़त्म करना है उसको, राइट। ओके फाइन, मैं एग्जांपल लेंगे आपको और क्लियर होगा। देखो ये सुपरवाइजर है फैक्ट्री का, उसको हमने एक सेकंड, ये सुपरवाइजर है फैक्ट्री का, उसको हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है
एक जिम्मेदारी दी है। क्या दिया है जिम्मेदारी? मैन्युफैक्चर 100 बैग्स इन 1 वीक, एक हफ्ते में 100 बैग्स बनानी है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, राइट। और ये फैक्ट्री ये सुपरवाइजर को इस 4 वर्कर से काम करवा के लेना है। ये हो गए उनके सबॉर्डिनेट्स। ये जो 4 लोग हैं ये सुपरवाइजर के कौन हो गए? सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। सुपरवाइजर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? मैन्युफैक्चरिंग 100 बैग्स इन 1 वीक। ठीक है। अब इमेजिन करो, उसको हमने जिम्मेदारी दे दी कि भाई सुपरवाइजर सर, आपको एक हफ्ते में 100 बैग्स बनानी है, बट उसको अथॉरिटी दी ही नहीं है रॉ मटेरियल परचेज करने की। बैग को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कपड़ा है, धागा है, जिप है, राइट, वो उसको परचेज करने का उसको अथॉरिटी दिया ही नहीं है। अथॉरिटी, बट नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बैग, उसको अथॉरिटी दिया ही नहीं है। अभी मुझको बताओ, उसको समझो ज़रूरत पड़ गई अचानक से कपड़े की या फिर जिप की या फिर थ्रेड की, धागे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से फुलफिल सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको आपने बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी कि देखो एक हफ्ते में इतने बैग बनने चाहिए, बट अधिकार कुछ दिए ही नहीं है, तो क्या वो बराबर से काम कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। ओके। उसको आपने बोला कि एक हफ्ते में 100 बैग्स बनाना है, ठीक है, अपने वर्कर से वो बनवा के ले लो, बट उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी एक वर्कर को डांटना मत, किसी वर्कर को डांटना मत, कुछ भी बोलना मत, बिना बोले, बिना डांटे, बिना पनिशमेंट किए उनसे काम करवा के लो। क्या हो सकता है? क्या ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने उसको कुछ जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको उतना पावर, उतना अथॉरिटी, उतना अधिकार भी देना पड़ेगा। तो उसको वो उतना अधिकार भी दो। मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना ही अधिकार, उतना ही अथॉरिटी भी होना ज़रूरी है। करेक्ट। तो ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटी बहुत कम है, तो नहीं चलेगा, फिर प्रेशर आएगा बहुत काम का। मतलब काम बहुत सारा है बट अधिकार कुछ नहीं है। अगर समझो अधिकार ज़्यादा है, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है? यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है, मतलब अधिकार बहुत ज़्यादा दिया, हद से ज़्यादा, तो अधिकार का गलत इस्तेमाल होगा, मिसयूज ऑफ पावर। मतलब उस सुपरवाइजर को बोला है कि आप अपने हिसाब से काम करो, कुछ भी करो, तो वो कल कुछ मतलब अपने अधिकार का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, राइट। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अथॉरिटी होनी चाहिए, जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने उसको कुछ जिम्मेदारी दी है तो उसने अधिकार भी दो। अगर उसको बोला है कि देखो ये काम करने का अधिकार तुम्हारा है, तो उस जिम्मेदारी भी उसकी बनती है कि वो अपना काम कंप्लीट करके दे दे, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ये सीखने मिला है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राइट। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। किसी भी बिजनेस के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि आप जो रूल बनाते हैं उसको फॉलो करना। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे मतलब डिसिप्लिन नहीं है। जैसे कि क्लास में कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं कि आपको क्लास में आने के पहले मैं कमेंट टीचर, या फिर टाइम पे स्कूल में आना है, राइट, होमवर्क करना है। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो दैट मीन्स यू आर नॉट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है मतलब क्या? आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा तो काम बराबर नहीं हो रहा, इन शॉर्ट, बराबर है, राइट। सो इन द सेम वे बिजनेस के अंदर जहाँ पे एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ है उनको कुछ बताता है कि देखो आपको इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से आपको काम करना है, बट कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो काम बराबर से होगा क्या? नहीं होगा। मैनेजर के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा तब जाके मेरा गोल अचीव होगा, बट जैसा वो सोच रहा है, जैसा उसने रूल बनाया था उसके हिसाब से रूल कोई फॉलो ही नहीं कर रहा,
दैट मीन्स कहीं पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो क्या काम पूरा होगा, गोल अचीव होगा, नहीं होगा, राइट? सो एम्प्लॉय मस्ट ओबे द एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो मैनेजर का जो रूल्स है उसको ओबे, उसको रिस्पेक्ट मतलब उसको फॉलो करो, उसका सम्मान करो, ठीक है? डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन की वजह से गोल्स अचीव होंगे। और जो गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप का एक बोलते बेस है डिसिप्लिन। एक लीडर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब भी डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन रहेगा तो सारे काम बराबर होंगे, सारे काम बराबर होंगे तो गोल अचीव होगा, राइट? सो ये तीन पॉइंट्स है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। ओके, फाइन। कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो फिर से देखो, शॉर्टकट स्मार्ट कोड के हिसाब से पढ़ना तो याद रहेगा। एक्सप्लेनेशंस को रट्टा नहीं मारना है, उसको समझ लो एक बार समझ गए। और जो मैंने यहाँ पे जो वीडियो में जो मैंने पॉइंट वाइज जो मैंने आंसर दिया है उसको भी आप वैसे के वैसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके एक दो पॉइंट उसमें से लिख के आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट? ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।